हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहली लेक्चर वीडियो में हमने डीडी संक्रमण कंप्लीट कर लिया है। डीडी संक्रमण में डीडी संक्रमण में यह बताया जाता है कि कोई भी संक्रमण धातु अपना रंग प्रदर्शित क्यों करती है। इसमें फर्स्ट कारण बताया था डीडी संक्रमण, जो सीएफटी थ्योरी के आधार पर दिया गया है। एक और बात इसमें कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही डीडी संक्रमण प्रदर्शित करते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण डीडी संक्रमण प्रदर्शित नहीं होगा। इसके अलावा जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, रिक्त डी कक्षक हो या फिर डी कक्षक पूर्ण पूरित हो, D1 हो, सॉरी या तो D0 विन्यास हो या फिर D10 हो, मतलब पूरे पूर्ण पूरित हो गए, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो डीडी संक्रमण प्रदर्शित नहीं करते। और जो डीडी संक्रमण प्रदर्शित नहीं करेंगे वो कलर लेस होंगे, रंगहीन दिखाई देते हैं। ओके, इसके बाद एक और बात डीडी संक्रमण में रह गई है, उसे देखते हैं। इसके बाद एक पॉइंट यह है कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स है उसमें लिगेंड समान है, इसके अलावा उसकी ज्यामिति भी समान है। यदि लिगेंड समान है और ज्यामिति भी समान है तो उस कंडीशन में Dn व D10 माइनस n, Dn व D10 माइनस n विन्यास वाले संकुलों का रंग समान होता है। संकुलों का रंग कैसा होता है? समान होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल, जैसे कि हमने अगर यहां D1 है तो D10 माइनस 1, तो D1 व D9 वाले जो विन्यास के कॉम्प्लेक्स होंगे जिनमें लिगेंड समान और ज्यामिति समान हो, उनके रंग सेम होंगे। एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं टाइटेनियम +3, हमने क्या लिया? टाइटेनियम +3, और इधर लेते हैं हम कॉपर +2। विन्यास लिखते हैं इसका 3D1, D विन्यास लिखते हैं। 4s2 क्या होगा? ये होगा विन्यास। जब +3 टाइटेनियम का विन्यास क्या होगा? 3D2 4s2। जब हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 4s0 3D1, मतलब हमें D1 वाला विन्यास वाला एक आयन मिल गया। अब इसके बाद देखो, इसका देखते हैं। कॉपर का पहले सामान्य लिखते हैं 3D4s, कॉपर 10, और इसमें क्या होता है 1। हमने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो जाएगा? 3D9 4s0। तो अब हम लेते हैं, इनको मिटा देते हैं और जो जरूरी है वो लेते हैं। अब इसमें विन्यास देखो, इसमें क्या है? D1 और इसमें क्या है? D9। तो मैंने कहा है Dn व D10 माइनस n। जैसे कि हमने A1 रख के क्या निकाला? 1, D1 के साथ D9। इन दोनों का रंग कैसा होगा? सेम। कब? जब लिगेंड समान और ज्यामिति समान हो, अर्थात इन दोनों का जो रंग होता है ना, वो दोनों का ही रंग नीला होता है। कैसा होता है? दोनों का ही रंग कैसा होता है? नीला होता है। इसके और भी अधिक जो उदाहरण है वो आपकी एक टेबल बनी हुई है नोट्स में, उसमें से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, जो दूसरा कारण है जो ये बताता है कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो रंग प्रदर्शित करती हैं। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम, कुछ भी लिखो, ठीक है। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के द्वारा संक्रमण तत्वों के रंगों की व्याख्या की जाती है। अब रंगों की व्याख्या की जाती है
तो हम ये समझेंगे कि इस स्पेक्ट्रम के द्वारा रंग कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें पहली बात यह है कि आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में जो धनायन होते हैं अर्थात संक्रमण तत्व होते हैं, उन्हीं के रंग की व्याख्या करता है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले संकुलों की व्याख्या करता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बात यह है कि आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम में लिगैंड व केंद्रीय धातु परमाणु कौन होंगे? संक्रमण तत्व। केंद्रीय धातु परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। किसके लिए? किसके बीच? लिगैंड व केंद्रीय धातु परमाणुओं के मध्य किसका स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण बिना एनर्जी के तो होगा नहीं। क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी के लिए किस रंग के प्रकाश का यूज करेंगे? ये दृश्य। जब ये दृश्य क्षेत्र के प्रकाश का किसका ये क्या करेंगे? ये कॉम्प्लेक्स दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे। दृश्य क्षेत्र की विकिरणें या फिर श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये जिस रंग के प्रकाश का अवशोषण करेंगे, जैसे 7 रंग के प्रकाश हैं, उसमें से एक रंग चुन लिया, जिस तरह मैंने अभी डीडी संक्रमण में बताया था। एक रंग को जब ये चुन लेते हैं, एक रंग के प्रकाश को जब ये अवशोषित कर लेते हैं, तो शेष बचे हुए 6 रंग होंगे, उनका मिक्सचर होगा, वो पूरक रंग के रूप में दिखाई देगा। जैसे कि अगर पीले रंग का अवशोषण किया जाता है तो उसका पूरक रंग बैंगनी रंग दिखाई देता है। तो ये क्या होंगे? लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, उसमें जब दृश्य क्षेत्र की विकिरणों को दिया जाता है, तो यदि इसने पीले रंग की विकिरणों का अवशोषण किया है तो ये बैंगनी रंग का दिखाई देगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें स्थानांतरित होने वाला आवेश होता है, वो स्थानांतरित होने वाला जो कण है वो इलेक्ट्रॉन है, अर्थात क्या है? आवेश है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम के आधार पर आप समझ चुके हैं कि वो कलर प्रदर्शित करते हैं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में जो धातु आयन होता है, उन्हीं के रंग की व्याख्या ये आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम के द्वारा की जा सकती है। एक और स्पेशल, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, डीडी संक्रमण तो क्या बताता है? जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंग प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम के आधार पर यह बताया जा सकता है कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं फिर भी वे कलर प्रदर्शित करते हैं। कारण क्या है? कि उनमें लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, वो स्थानांतरण दृश्य प्रकाश के कारण होता है, तो वो कलर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूं, क्रोमियम +6, मैग्नीज +7, ये इनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं क्रोमियम और मैग्नीज की। तो इसमें दोनों में ही D0 और D0 विन्यास होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, फिर भी कलर प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आपने देखा होगा पोटेशियम K2Cr2O7, इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +6, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी। वो बैंगनी रंग किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम के द्वारा। और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो आप ऑक्सीकारक यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक का होता है बैंगनी और इसका होता है नारंगी और इसका होता है बैंगनी। इनका कलर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण क्यों होता है? आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम के कारण। तो ये भी आप आसानी से इसके द्वारा समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चुंबकीय गुण। अब जानते हैं चुंबकीय गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय। तो स्टार्ट करते हैं चुंबकीय गुण। ये जो आपके एग्जाम्पल्स हैं आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम के, वो भी आपके नोट्स में लिखा है। मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल लेके समझा दिया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चुंबकीय गुण।
स्टार्ट करते हैं हम। चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण। जब हम डी ब्लॉक के तत्वों में प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की बात कर रहे हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं, यदि हम उन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, कैसे क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो निर्वात की तुलना में जब इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये 3 प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन सा व्यवहार है? फर्स्ट है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। दूसरा है पैरामैग्नेटिक, दूसरा है प्रतिचुंबकीय, तीसरा है लौह चुंबकीय। हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में यदि अगर हम प्रथम संक्रमण श्रेणी को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो 3 प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक, लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। ये 3 प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। अब कौन सा गुण कैसे प्रदर्शित होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। यदि हम अनुचुंबकीय गुण की बात करें तो अनुचुंबकीय गुण वे होते हैं जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए। कैसे क्षेत्र? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह निर्वात की तुलना में जो चुंबकीय विकिरणें होती हैं, निर्वात की तुलना में जो चुंबकीय विकिरणें होती हैं उनको अपने में से गुजरने देता है, उनको अपने में से प्रवेश करने देता है, अर्थात क्या करता है? आकर्षित। तो इस प्रकार जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो निर्वात की तुलना में, हम तुलना कर रहे हैं निर्वात से, निर्वात की तुलना में चुंबकीय बल रेखाओं को, चुंबकीय रेखाओं को अगर वह पदार्थ अपने में से गुजरने दे रहा है, इसका मतलब क्या है? वो उसको प्रतिकर्षित नहीं कर रहा, दूर नहीं फेंक रहा है, अर्थात क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। आकर्षित करता है तो वह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो उसका यह व्यवहार क्या कहलाता है? अनुचुंबकीय व्यवहार कहलाता है। उनके इस गुण को अनुचुंबकत्व तथा ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट, जो अनुचुंबकीय गुण होता है वह उन्हीं पदार्थों में पाया जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें अनुचुंबकीय गुण भी पाया जाता है। अनुचुंबकीय गुण होने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण उनमें कुछ चुंबकीय आघूर्ण उपस्थित होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है, और यह चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है, अर्थात पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा अपने आप को आकर्षित महसूस करता है, अर्थात अपने में से गुजरने देता है। तो अनुचुंबकत्व का गुण क्या है? जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह बाह्य चुंबकीय विकिरण अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से गुजरने देता है, अर्थात आकर्षित करता है। तो उनके इस गुण को अनुचुंबकत्व तथा ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है वे अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जिनमें नहीं पाई जाएगी वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होने के कारण उनमें कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होता है, जिससे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षण बल महसूस करता है।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट दूसरा प्रति चुंबकीय गुण। अब प्रति चुंबकीय गुण की बात करें तो जब पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से, यह पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी में से गुजरने नहीं देता है। पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी में से नहीं गुजरने देता है, अर्थात क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। और जब पदार्थ के द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित किया जाता है, अर्थात अपने में से नहीं गुजरने दिया जाता है, तो इस कंडीशन में पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय गुण, या फिर क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व कहा जाता है, चुंबकत्व कहा जाता है। और ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके अलावा जैसे हमने अनुचुंबकीय में पढ़ा था कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है उनमें अनुचुंबकीय गुण होता है, इसी प्रकार इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होनी चाहिए, अर्थात सभी कैसे होने चाहिए, युग्मित होने चाहिए। अगर एक भी अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय गुण होता है वह प्रतिचुंबकीय गुण पर प्रभावी हो जाता है। अगर थोड़ा एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाता है तो अनुचुंबकीय गुण प्रतिचुंबकीय गुण पर प्रभावी हो जाता है। अर्थात दोबारा, यदि पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ यदि चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी में से गुजरने देता है, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने नहीं देता है, अनुचुंबकीय में गुजरने देता है, प्रतिचुंबकीय में गुजरने नहीं देता है। गुजरने नहीं देता अर्थात उनको क्या कर रहा है, धकेल रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। अगर प्रतिकर्षित करता है तो पदार्थ के इस गुण को प्रतिचुंबकीय गुण कहते हैं। प्रतिचुंबकीय गुण उनमें पाया जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती, सभी कहते हैं कैसे होते हैं, युग्मित। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पाया गया तो अनुचुंबकीय गुण प्रतिचुंबकीय गुण पर प्रभावी हो जाता है और उसका गुण प्रतिचुंबकीय से बदलकर क्या हो जाता है, अनुचुंबकीय गुण हो जाता है। ये हो गया प्रतिचुंबकीय गुण। इसके बाद नेक्स्ट था लौह चुंबकीय गुण। लौह चुंबकीय गुण थोड़ा इनसे बड़ा है, उसको देखते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं लौह चुंबकीय गुण। अगर हम लौह चुंबकीय गुण की बात करें तो लौह चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय गुण ही होता है, लेकिन प्रबल अनुचुंबकीय, एक इफेक्टिव प्रबल अनुचुंबकीय प्रभाव को हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जो प्रबल अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उनका गुण होता है लौह चुंबकीय गुण। ऐसा गुण लौह चुंबकत्व कहलाता है। अर्थात प्रबल अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाले पदार्थों का गुण कैसा होता है, लौह चुंबकीय गुण होता है। अब लौह चुंबकीय गुण में प्रबल अनुचुंबकीय गुण होना चाहिए। लौह चुंबकीय गुण वो होगा जब प्रबल अनुचुंबकीय गुण हो। तो प्रबल अनुचुंबकीय गुण ऐसा क्या गुण होता है उसके बारे में बात करते हैं।
क्या होता है अनुचुंबकीय गुण? अनुचुंबकीय गुण के लिए ये जरूरी है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय गुण। अगर हम क्या करें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को की संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ज्यादा बढ़ेंगे अनुचुंबकीय प्रभाव बहुत ज्यादा प्रबल होने लगेगा। जब बहुत ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनुचुंबकीय प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, अर्थात प्रबल अनुचुंबकीय प्रभाव होगा और उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, लौह चुंबकीय गुण बोलेंगे। लेकिन ये प्रबल अनुचुंबकीय गुण होता कैसे है? क्या होता है, लौह चुंबकीय गुण वाले पदार्थ होते हैं, इस गुण को प्रदर्शित करने वाले पदार्थों में प्रबल अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित कैसे होता है? क्या होता है, जो निकटतम परमाणु होते हैं, निकट परमाणु होते हैं, उसमें एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स को अपने समानांतरित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपने समानांतरित। एक परमाणु के जो निकट परमाणु हैं उनमें से एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को समानांतरित कर लेते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं विनिमय युग्मन, एक्सचेंज कपलिंग, विनिमय युग्मन। ठीक है, अर्थात जैसे हमने माना इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से व्यवस्थित हैं। ठीक है, मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके चल रही हूं, ये सिर्फ काल्पनिक रूप में बात कर रहे हैं, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मैंने दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को देखा तो वो कुछ इस तरह से थे। ठीक है, तो ये एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपने समानांतरित करेंगे, मतलब इनका जो स्थिति है अपने जैसी कर लेगा। देखो अभी तो युग्मित था, ठीक है, तो इसने अपने समानांतरित कर लिया, तो इस क्रिया को क्या कहा, विनिमय युग्मन कहा। अब पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी, एक पूरे अणु में दो परमाणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे एक, अब कितने हो गए, तीन। कारण क्या था, जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले युग्मित इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, अपने समानांतरित कर लेता है, जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। क्रिया क्या है, ये विनिमय युग्मन। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ आप सभी जानते हैं कौन सा गुण होता है, अनुचुंबकीय गुण। जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी अनुचुंबकीय गुण बढ़ता जाएगा। जब अनुचुंबकीय गुण बढ़ गया, प्रबल हो गया, तो उसके इसी गुण को कहते हैं लौह चुंबकीय गुण। एक और बात, हमने मान लिया पदार्थ में जो निकट परमाणु होते हैं उसके एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपने समानांतरित करते हैं। कंडीशन ये है जब उन पर क्या लगा दिया जाए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। बिना चुंबकीय क्षेत्र के कुछ नहीं होगा। ये मैं पॉइंट अब बता रही हूं कि क्या होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो विनिमय युग्मन होगा। विनिमय युग्मन में मैंने बताया एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपने समानांतरित कर लेते हैं, जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। और जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है अनुचुंबकीय गुण प्रबल होता जाता है, और जैसे जैसे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं, प्रबल होती है, इफेक्टिव होती जाती हैं, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाती है वो। ठीक है, अब इसके बाद जैसे हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया, विनिमय युग्मन हुआ, अनुचुंबकत्व का गुण बढ़ गया, लौह चुंबकत्व गुण आ गया। लेकिन अगर जैसे ही हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया तो क्या हो जाना चाहिए, विनिमय अयुग्मित होना चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, अनुचुंबकीय गुण कम होगा, लौह चुंबकीय गुण भी कम होने लगेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं, जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटाया जाता है तो कुछ समय तक उसमें लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनमें लौह चुंबकीय का गुण रहता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही हटा लिया जाता है तो विनिमय इनको दोबारा से अपनी स्थिति में आने में थोड़ा समय लगता है। तब तक के लिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के कुछ समय बाद तक उसमें कुछ लौह चुंबकीय का गुण रह जाता है। इसके बाद अगर हम ताप देते हैं ऐसे पदार्थों को तो ताप देने से भी विनिमय अयुग्मन होता है और लौह चुंबकत्व का गुण कम हो जाता है। वह ताप जिस पर ये विनिमय अयुग्मन होता है, मतलब ये तितर बितर हो जाते हैं, दोबारा से जैसे थे वैसे हो जाते हैं, तो वह ताप क्यूरी ताप कहलाता है। इसके अलावा
ये लौह चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि परमाणु निकट होने चाहिए, ज्यादा दूर दूर नहीं होने चाहिए। अगर ये दो परमाणु, जैसे मैंने ये दो परमाणु मान लिए, ये दो परमाणु ज्यादा दूर होंगे तो विनिमय युग्मन की क्रिया नहीं होगी, एक्सचेंज कपलिंग नहीं हो पाएगी, तो उस कंडीशन में लौह चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ेगी। अगर दूसरी शर्त, एक और शर्त बताएं तो ये है कि ये दोनों दूर होने, ज्यादा नहीं होने चाहिए, इतने ज्यादा पास भी नहीं होने चाहिए। कारण क्या है कि जब दो परमाणु पास आएंगे तो उनमें अतिव्यापन होगा, अतिव्यापन होगा तो सहसंयोजक बंध बनेंगे, तो जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोबारा से युग्मित होने लग जाएंगे, क्योंकि सहसंयोजक बंध में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मित अवस्था में होते हैं। तो क्या होने लग जाएंगे? अयुग्मित होने लग जाएंगे। और अयुग्मित होने की कंडीशन में जैसे ही वो पास हो जाएंगे, युग्मित होने लग जाएंगे, तो युग्मित होने की कंडीशन में अनुचुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। तो ये हो गए लौह चुंबकीय गुण। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके।